नमस्कार, मैं हूं आलोक त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार डॉक्टर रही सिंह से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी में। सरकार को 4.5 साल हो गए हैं। इस सरकार के 4.5 साल के कामकाज को आप किस तरह से देखते हैं? आलोक जी, मैं कई चीज़ों में, कई खंडों में उसको बांट के देखता हूँ, लेकिन मेरा मुख्य फोकस जो रहता है वो इकॉनमी पे रहता है। उत्तर प्रदेश में जिस इकोनॉमिक मॉडल पर श्री योगी आदित्यनाथ जी चले हैं वो एक वेलफेयर एंड जस्टिसेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल है, यानी सबके लिए विकास और सब तक विकास का। आप अगर देखें कि पिछले 4.5 वर्षों में जो इकोनॉमी का बैकवर्ड लिंकेज होता है, जिसको हम लोग रूरल इकोनॉमी कहते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा पिछले सरकारों में काम नहीं हो पाया था। इसलिए गरीब, मजदूर, किसान या जो रेहड़ी पटरी वाले, इनके लिए बहुत कम आवंटन होता था क्योंकि इनकी भागीदारी सीधे नहीं होती थी। लेकिन अगर आज आप देखें, ओडीओपी एक ब्रेन चाइल्ड है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। अभी मैं डेटा देख रहा था, 2,30,000 करोड़ का फाइनेंशियल उनको सपोर्ट देकर 80 लाख इकाइयाँ जो हैं वो क्रियान्वित हुई। अब आप बताइए कि जिस रूरल इकोनॉमी में ये परंपरागत उत्पाद हमारा जो है वो नेपथ्य में था, प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल की बात करी, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री जी ओडीओपी को लाए। एक इकाई अगर औसतन हम मान लें कि 5 से 6 लोगों को रोजगार दे जाती है, तो 80 लाख इकाइयाँ कितने लोगों को रोजगार दे गई होंगी। दूसरी बात, एमएसएमई सेक्टर जो है वो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बैकबोन है और करीब 90 लाख के आसपास एमएसएमई आपकी वर्क कर रही हैं। कोविड पीरियड में अगर आप देखें तो जितना मुझे ध्यान पड़ रहा है, 10 लाख के आसपास इकाइयाँ जो हैं वो आईं। एक इकाई, अर्थशास्त्रीय अध्ययन बताता है कि न्यूनतम 10 और अधिकतम 100 लोगों को रोजगार देती है। उसने कितने लोगों को रोजगार दिया होगा आप अनुमान लगा सकते हो। ये सारे डेटा डैशबोर्ड्स पर हैं, कोई भी इनको देख सकता है। तीसरी चीज, कृषकों के लिए पहली जो कैबिनेट हुई, आपको ध्यान होगा, 36,000 करोड़ रुपए की ऋण माफी के साथ हुई। किसानों के लिए जो कार्य किए गए, चाहे वो आपदा राहत के रूप में हो, चाहे कृषि बीमा योजना के रूप में हो, चाहे प्रधानमंत्री जो पीएम किसान सम्मान निधि है उसको उन तक डिलीवर करने की बात हो, या जो ग्रामीण आवास बने प्रधानमंत्री योजना के तहत या मुख्यमंत्री योजना के तहत, क्योंकि वो भी एक इंसेंटिव है। इन सबको जोड़ेंगे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ये लोग जो अब तक वंचित थे, जिनको महात्मा गांधी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति, उन तक योजनाएं पहुंचाई गई। इसी तरह से अगर स्वयं सहायता समूहों को देख लें, जो महिलाएं इकोनॉमी की मूल धारा में नहीं जुड़ पाती थीं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं वाइब्रेंट लोकतंत्र। तो वाइब्रेंट लोकतंत्र या डेमोक्रेसी तभी आ सकती है जब आधी आबादी को आप वाइब्रेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में शामिल कर लें, क्योंकि उनका एक स्वतंत्र थाट हो, उनकी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भरता की हो, वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को अपने अनुसार गाइड करके आगे बढ़ा सकें। उसमें बड़े पैमाने पर महिलाएं हैं। अगर आप देखेंगे, चाहे वो थारू हो, चाहे वो वनटांगिया हो, चाहे वो मुसहर हो, इन ट्राइब्स की महिलाएं आज 300-400 करोड़ के आसपास का मतलब वो उस पर जा रही हैं, पहुंच रही। तो इन क्षेत्रों में जो ये टोटल में हुआ, उसको हम कहते हैं बैकवर्ड लिंकेज की जो इकोनॉमी है वो फॉरवर्ड ट्रैक तक आदरणीय मुख्यमंत्री के विजनरी अप्रोच में आई। फॉरवर्ड ट्रैक पर जब आप चलेंगे तो इन्वेस्टमेंट, जो पहली इन्वेस्टर समिट हुई, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज हुई, 4.68 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए। आज आप देखिए 3 लाख करोड़ के आसपास जो है वो जमीन पे उतर चुका है। जब आपके 2 फ्रेट कॉरिडोर कंप्लीट होंगे, एक ईस्टर्न और वेस्टर्न, जो दादरी से एक कलकत्ता और एक बॉम्बे के लिए जाएगा, उस मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट आपके
उत्तर प्रदेश के कवर अप होंगे। और ये फ्रेट कॉरिडोर हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं, यानी केवल वो रेलवे लाइन नहीं होगी बल्कि उसके आसपास एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा। ये कितना हमारी इकोनॉमी में योगदान देगा और कितना रोजगार में योगदान देगा, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। एक्सप्रेस वेज का जो एक संजाल एक निर्मित हो रहा है, एक्सप्रेस वेज या कोई किसी भी प्रकार के इस तरह के कॉरिडोर्स, ये लाइफ लाइन होते हैं इकोनॉमी के, क्योंकि जितने बेटर होंगे इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन जो है उतनी फास्ट ट्रैक की स्पीड में चलेगा। तो ये जब बन के तैयार होंगे तो आपका एक इकोनॉमी का जो सेगमेंट आप देखेंगे या जो बूस्टिंग उसका एलिमेंट देखेंगे, कहाँ पर इकोनॉमी पहुँचती। तो मैं समझता हूँ अगर इन सबको आप देखें तो जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा उत्तर प्रदेश के लिए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, जिसको लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी विद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग, ये एक परसेप्शन, एक परिदृश्य जो है वो 4.5 साल में बना है। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे और अधिक अच्छा फलीभूत होगा। क्योंकि आप एक अर्थशास्त्री भी हैं और आपने आंकड़ों में बहुत अच्छा बताया कि सरकार ने क्या काम किया है, लेकिन आपको लगता है कि ज़मीनी स्तर पे जो चीज़ें अभी जो नीड जो है प्रदेश की, ये बात सही है कि भ्रष्टाचार योजनाओं में कम हुआ है, पैसा सीधे लोगों को खाते में मिलने लगा है, किसानों का ऋण माफ़ हुआ है, चीज़ें हैं, लेकिन जो रोजगार की आपने बात कही कि एमएसएमई की जो यूनिट्स हैं उनके माध्यम से रोजगार मिला, फिर भी क्या रोजगार की जो ज़रूरतें थीं अभी उसमें बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत बाकी है? आलोक जी देखिए, उत्तर प्रदेश करीब 24 करोड़ के आसपास आबादी वाला प्रदेश है और इस प्रदेश को अगर आप यूरोपियन डेवलप्ड कंट्रीज को ले लें तो 5 से 6 कंट्रीज आ जाती हैं। वह प्रदेश पिछले 4.5 वर्षों में एक वैश्विक आपदा से दुनिया गुजरी, तो 2 साल लगभग उस वैश्विक आपदा में गुजर रहा है। लेकिन उस वैश्विक आपदा के भी दौरान आपके यहाँ 45 लाख के आसपास जो है पहली वेव में माइग्रेंट लेबर आए। उन माइग्रेंट्स लेबर को स्किल डेवलप मैपिंग करना, उनका पूलिंग करना, उसके बाद एमएसएमईज को या अन्य क्षेत्रों को फाइनेंशियल सपोर्ट दे करके उनको वहाँ प्लेसमेंट दिलाना, क्योंकि 30 लाख के ऊपर उन्हें प्लेसमेंट जो है एमएसएमईज में दिलाया जा चुका। ये भी जमीन पर ही कार्य है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनने से पहले बिजली कितने घरों तक पहुंची थी, आज कितने घरों तक है, कितने घंटे मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर और ग्राम में आती थी, आज कितनी आ रही है। तीसरी चीज़, जिन किसानों के बात लोग करते हैं, अभी मूवमेंट की बार बार बात उठ के आती है, अभी मैंने ऋण माफ़ी की बात करी थी, मैं 4 आपको और चीज़ें बताता हूँ। इससे पहले कृषकों की जो फसल होती थी वो कौन खरीदता था? आढ़ती खरीदता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद सरकार ने प्रत्यक्ष तौर पर खरीदने का निर्णय लिया, सीधे खरीद रही है। सरकारी खरीद केंद्र करीब, अभी आप देखिए धान की बिक्री शुरू हुई, लगभग मुझे लगता है 5000 के आसपास सरकारी क्रय केंद्र हैं जहां पर आप जाकर के अपना अनाज बेच सकते हैं, यानी बिचौलियों को ख़त्म किया। तीसरी चीज़, आपने पहले देखा होगा जो बीमा का पैसा होता था, मुख्यमंत्री किसान बीमा था, तो उसमें क्या होता था, एक बिचौलिया यानी कंपनी होती थी, उसका जब भी कोई ओलावृष्टि हुई या आई तो वो बिचौलिए का काम करती थी, टाइम पर नहीं हो पाता था। मुख्यमंत्री जी ने सीधे उसको कर दिया। जिला प्रशासन आवेदन के बाद निरीक्षण करेगा और निरीक्षण के 30 दिन के अंदर जो है उसको सीधे भुगतान कर देगा। चौथी चीज़ आप देखिए कि इससे पहले आप खेती के खतौनी के लिए दौड़ते रहते थे, आपके मामले सॉल्व नहीं होते थे। मुख्यमंत्री जी ने अभियान चला करके उनको किया, निस्तारित किया। 5वीं चीज़, घरौनी, जो यानी ग्राम में, मैं तो देखा हूँ, मैं तो गांव से आया हूँ, आप भी हैं, पानी अगर एक दूसरे के दरवाजे से निकल जाता था लड़ाई होती थी, क्योंकि वो लोकेटेड लैंड नहीं होती थी, वो किसी के नाम नहीं होती थी। घरौनी के जरिए स्वामित्व दिया गया, वो भी महिलाओं को स्वामित्व दिया गया। इसके बाद आइए जो रोजगार की बात आती, सरकारी नौकरियों में आप सपा काल का और बसपा काल का देख लीजिए कितने रोजगार मिले थे, और अब तक 4.5 लाख से ऊपर सरकारी नौकरियों में नौकरियां दी जा चुकी हैं। ये कोई भी आरटीआई लगा दे, पूछ ले, इससे पहले इतने नहीं दिए गए थे। और उसके साथ साथ जो रोजगार के अन्य क्षेत्र हैं, चाहे एक स्टार्टअप डेवलप हो रहा है, स्टार्टअप में बड़े पैमाने पर रोजगार मिल रहा है,
है क्या कि हम किस नज़रिए से ज़मीन को देखना चाहते हैं। क्योंकि एक इकोनॉमी में जो होता है कि रोप एंड लैडर, यानी जो लोग नीचे पहुंचा दिए गए थे, जब आप उनको निकाल करके धरातल तक लाने का ये कहीं पर कैलकुलेशन नहीं होता है। मुख्यमंत्री जी वहां से निकाल करके यहाँ तक सबको लाए हैं। हर क्षेत्र को, हर वर्ग को, हर जाति को, सभी को रोजगार में, स्वरोजगार में, फाइनेंशियल सपोर्ट में, सभी को वो दिया गया। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो हाउसेस दिए गए, आप जब सरकार केंद्र की बनी उस समय तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आप जो लक्ष्य रहते थे और कितने मकान बने थे आप उठा के डेटा देख लीजिए, और यहाँ लक्ष्य के अनुरूप कितने मकान बने, कितने उस समय शौचालय बने थे। हम लोग गांव में रहे, हमारी माताएं बहनाएं जब जाती थी तो वो समय का इंतजार करती थी अंधेरा हो जाए। आज सबके घर में शौचालय है। तो ये जमीन पर अगर कोई नहीं देख पा रहा है तो मुझे लगता है ये अफसोस है, क्योंकि इसे देखना चाहिए। आपने तमाम योजनाओं का जिक्र किया, आपने बताया कि जहाँ बिजली नहीं थी गांव-गांव पहुंची, बहुत सारा काम हुआ, लेकिन उन सब के बीच में आप ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली है जो देश में। इसी तरह से महंगाई जो है वो बहुत स्वाभाविक बात है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित गरीब आदमी ही होता है, और ख़ासतौर पर पेट्रोलियम पदार्थों के जो दाम है उसकी वजह से सब कुछ महंगा हो जाता है, किसानों की सिंचाई से लेके और सारे खर्च महंगे हो जाते हैं। तो सरकार का क्या इस ओर ध्यान है कुछ? नहीं, बिल्कुल ध्यान है। देखिए, मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील रहते हैं अपने लोगों के प्रति, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपने कोरोना पीरियड में देखा होगा कि वो जो डॉक्टर वार्ड में नहीं जाना चाहता था वो वहाँ तक चल करके जाके मरीज से हाल चाल पूछते हैं। तो इसलिए उनकी संवेदनशीलता को आप जान सकते हैं। जहाँ तक महंगाई का प्रश्न है, आप भली भांति जानते हैं कि जो कोविड आया वैश्विक महामारी के रूप में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो सप्लाई और डिमांड चेन थी, इसके बीच एक बड़ा एक बैलेंस, एक ड्राफ्टिंग हो गई, यानी खाई पैदा हो गई। उस खाई का असर ये हुआ कि जो चीज़ें उत्पादित हो रही थी वो महंगी उत्पादित पूरे विश्व भर में हो रही हैं, और भारत उसका हिस्सा है। क्योंकि आप एक ग्लोबल बाजार से जब जुड़े होते हैं तो आप अपने आप को एक लोकल इकाई नहीं मान सकते, क्योंकि लोकल ग्लोबल में लोकल होता है और लोकल में ग्लोबल होता है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या भारत ही देश के अंदर किसी चीज़ में कम उत्पादन हो रहा है, उसकी सप्लाई आप दूसरे क्षेत्र में आ रहे हैं, तो उसके दाम मार्केट मैकेनिज्म के हिसाब से बढ़ते हैं। लेकिन सरकार उस पर इनिशिएटिव्स ले रही है। आज ही बैठक है वैट्स को और इनको लेकर के, मुख्यमंत्री जी मुझे लगता है अच्छे निर्णय लेंगे, और लोगों को ध्यान में रख के वैसे भी आगे वो निर्णय लेते हैं। तो वो अपने तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगता है आपको अच्छी सूचनाएं, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे देखने को। आप चूँकि शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, स्तंभकार हैं, आप क्या समझते हैं कि अभी सरकार ने काम किया है अपनी जगह पे है, लेकिन शिक्षा का स्तर जो है हमारे प्रदेश में, इसको ऊंचा उठाने के लिए, इसको इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए बहुत काम किया जाना बाकी है। इस क्षेत्र में सुधार के लिए क्या आप गुंजाइश देखते हैं? नहीं, देखिए, कोई भी क्षेत्र होता है, अगर आप देखें, हम एक शिक्षा नहीं, किसी भी क्षेत्र को पिछले, जब से हम ग्लोबलाइजेशन से जुड़े, कितने परिवर्तन आ गए। यानी हम 30 साल पहले तो मोबाइल की कल्पना नहीं कर सकते थे, मोबाइल पर पढ़ने की दूर की बात है। कोविड ने तो और एक वो दिया। तो शिक्षा हमेशा सुधार की तरफ बढ़ने वाला एक प्रक्रम होता है, उसमें कहीं पर स्टैग्नेशन नहीं कि नहीं हमने सैचुरेशन, हमने पीक प्राप्त कर लिया। लेकिन आप शिक्षा में 3-4 चीज़ें, मैं जिन चीज़ों को गौर करता हूँ, पहला क्या है कि एक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, जो नई एजुकेशन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आई है। कल ही फॉर्चुनेटली मैं BR अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स के हैं प्रोफेसर नायक, उनसे मैं बात कर रहा था तमाम पहलुओं पर। तो वो कह रहे थे कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसके तहत अब बहुत अच्छा अपग्रेडेशन होगा, क्योंकि इंटीग्रेटेड कोर्सेज आने जा रहे हैं कि पहले आप BA कर लेते थे बैठे, अब नहीं, 5 साल का अगर आप UG कोर्स करते हैं तो उसके साथ ही आपका वोकेशनल, टेक्निकल तमाम चीज़ें होंगी, ताकि UG के बाद ही आप कहीं न कहीं किसी न किसी रोजगार से जुड़ सकें। क्योंकि हमारे यहाँ आप देखिए, पहले क्या था, परंपरागत एक सिस्टम था जहाँ पर हम एकेडमिक एजुकेशन प्राप्त करते चले जाते थे। हम ये नहीं सोचते थे, हम कहते थे पहले पढ़ लें फिर नौकरी की सोची जाएगी। हम लोग खुद उसी का एक पार्ट हैं। लेकिन आज क्या है, आज हमारे बच्चे, हमारा यूथ जो है, वो पहले हम नौकरी देख लें, उसके अनुरूप पढ़ें, या हमें कहाँ जाना है उसके अनुरूप हम पढ़ाई करें।
तो ये एक इन्वायरमेंट में अगर आप पूरा नॉर्दर्न इंडिया देखें तो ये पहले पीछे था, सदर्न इंडिया इसमें आगे था, क्योंकि इसीलिए वहाँ पर देखिए जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो नॉर्दर्न से ज़्यादा हासिल उसने किया। बट आज नॉर्दर्न इंडिया जो है वो इस पर काफ़ी आगे बढ़ रहा है। तो आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अगर सरकार को देखें तो चाहे प्राइमरी शिक्षा में कायाकल्प योजना हो, माध्यमिक शिक्षा हो, और यूनिवर्सिटी स्तर पे चूंकि यूजीसी नॉर्म्स तय करता है उसके आधार पर चलता है, तो मैं समझता हूँ अपग्रेडेशन होना चाहिए और बेहतर होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो आज का युवा है वो कल के भारत का पिलर है, और वो जब एक यूनिवर्सल पर्सनालिटी बनेगा तभी मैं समझता हूँ कि वैश्विक स्तर पे वो इंडिया को compete कराएगा और इंडिया को टॉप पे पहुँचाएगा। अगर हमें वाकई में एक वैश्विक शक्ति बननी है, एक ग्लोबल गुरु बनना है, वैश्विक गुरु बनना है, तो हमें अपने यूथ को उन नॉर्म्स के साथ, लेकिन उसमें मेरा अपना मानना है आप चाहे विज्ञान से जुड़ें, आप टेक्नोलॉजी से जुड़ें, आप व्यवसाय से जुड़ें, भारत की संस्कृति के साथ आप विश्व गुरु थे। तो संस्कृति और अध्यात्म को अगर आप लेके नहीं चलते हैं तो वो एक बड़ी बात होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी अगर आप देखें तो वो अपनी इस गौरव को उसके साथ ले जाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि अभी काफ़ी नई शिक्षा नीति में आप देखेंगे बड़े बदलाव के साथ आपको कुछ समय में इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। जी, 4.5 साल के सरकार के कार्यकाल में 2 साल निकल गए कोविड में, तो आपको लगता है कि सरकार अगर ये कोविड का कार्यकाल नहीं होता तो इससे ज़्यादा कुछ अचीव कर सकते थे और भी ज़्यादा काम हो सकते थे? ये एक अवरोध बीच में आया जिसकी वजह से कुछ विकास में जरूर बाधा आई होगी। देखिए, इसमें कोई संशय नहीं कि आप दोनों वेव्स को अगर काउंट करें कि बहुत सारे पहले वेव में तो लॉकडाउन रहा और लॉकडाउन में तमाम इंडस्ट्री बंद होनी पड़ी पूरे देश भर की, क्योंकि जीएसटी के बाद जब आप कनेक्ट हैं ना, तो जैसे प्रोडक्शन अगर हैदराबाद में नहीं हो पाता है तो उसका प्रभाव यूपी पर पड़ता है। मैं एक छोटा उदाहरण दूं, क्योंकि आपने देखा होगा इसमें एक इनपुट क्रेडिट होता है जीएसटी में। तो जैसे आपने कोई चीज़ बनाई है और बेच हम रहे हैं, तो जो टैक्स आपको पे किया गया है वो मेरे पास तक आएगा। यानी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा मार्केट है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा परचेजर है, तो जाहिर सी बात है जीएसटी उसकी वो नहीं आ पाई। अगर वहाँ उत्पादन नहीं हुआ, ट्रांसपोर्टेशन रुका रहा, तो वो आती तो और बेहतर होता। लेकिन मैं 3-4 आपको उदाहरण बताऊं कि पहला ये आप देखिए कि हमारा चीनी उद्योग मुख्यमंत्री जी ने रुकने नहीं दिया, जबकि चूने की उस समय कमी थी शुरू में और वो राजस्थान से आता था। उन्होंने तुरंत उसको आदेश दिया कि नहीं, इसको रुकना नहीं चाहिए, चलती रहें। एमएसएमई को कोविड प्रोटोकॉल के तहत वहाँ पर एक कोविड डेस्क बनाई गई थी, वहाँ हेल्प डेस्क बनाई गई। हर इंडस्ट्री, हर एमएसएमई चलती रहे, ये रुके ना। तो उत्तर प्रदेश में दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने जो इंसेंटिव्स दिए, जो राहत पैकेज दिए, जो भरण पोषण भत्ता दिया, आप देखिए कि रूरल जो हमारा क्लास था उसको, उसकी परचेजिंग पावर इतनी बनाए रहे कि कहीं पर सप्लाई और डिमांड चेन ये ब्रेक ना हो पाए। तो उन्होंने उस चेन को ब्रेक नहीं होने दिया, उन्होंने इंडस्ट्री को बंद नहीं होने दिया, उन्होंने कृषि कर्म पर जितना भी प्रयास हो सकता था उसको प्रमोट करते रहे। हाईवेज जो आपके बन रहे थे वो बराबर चलते रहे। हाँ, अगर मुक्त वातावरण मिला होता, भय का वातावरण लोगों में ना होता, तो ये ग्राफ और ऊंचा होता। हमें लगता है हम जो सेकंड नंबर की इकोनॉमी बने हैं, हो सकता है हम टॉप की इकोनॉमी में पहुंच जाते, लेकिन इसने कुछ तो अवरोध पैदा ही किया है। किसानों के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लेके आई है और तमाम चीज़ें हो रही हैं, तमाम डायरेक्ट बेनिफिट की योजनाएं हैं जिसमें पैसा सीधे खाते में मिल रहा है। लेकिन ये किसानों का जो आंदोलन है, इस आंदोलन को किस तरह से आप देखते हैं? आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन किसानों का है या इसके पीछे कुछ और लोग हैं? क्या सोचते हैं आप इसको लेकर? मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। अभी करीब 7-8 दिन पहले की बात है, 10 दिन हुआ होगा, मैं गांव गया, तो मैं खेतों से गया, तो धान की फसलें देखता गया, फिर लौट के आया, कुछ बात हो रही थी, तो मैंने पिताजी से पूछा, कुछ किसान आंदोलन ऐसे नाम ले लिया, तो उनका जवाब जाते क्या था, कहीं भैया ये बताओ, हमारे पास ये इतना समय कहाँ है कि हम सड़क पर बैठे हम अपन धान कटवाई, आगे गन्ना बोई, गेहूँ बोई, कि हम ये करी। तो कोई किसान जो है ना ही बैठे जा रहा है। ये उनके शब्द थे, और वो बहुत छोटे पैमाने के किसान हैं, कोई बहुत बड़े किसान नहीं है। इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि
वो कह रहे हैं कि इसमें किसान नहीं है, वो हैं जो बिचौलिए थे। और ये मूव कहाँ से हुआ, आप इसको बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। जो पंजाब में अगर आप देखें तो पंजाब में जो दलाल था, क्योंकि मंडी में उन्हीं के जरिए बिकता था अनाज, जो 3 कृषि कानून आ रहे हैं उसमें वो दलालों का जो प्रभाव है उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, उसको खत्म कर दे रहा है, क्योंकि सीधे किसानों को अवसर दे रहा है कि आप चाहें तो मंडी में बेचें, चाहे आप प्राइवेट खरीदार को बेचें, आप स्वतंत्र हैं, कोई बिचौलिया नहीं होगा। तो ये आंदोलन जो है वो बेसिकली बिचौलियों के उद्देश्यों को लेकर है। तो जाहिर सी बात है इसको प्रोवोकेशन, इसको प्रमोशन, इसको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी वहीं से मिल रहा होगा, क्योंकि जो विशुद्ध किसान है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं जो चल रही हैं उनसे पूरी तरह से संतुष्ट है, और उसके पास इतना समय नहीं है अपने कृषि कार्यों को छोड़ करके कि वो करे। जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने सीधे आपके लिए क्रय केंद्र रखवा रखे हैं, आपको एमएसपी पर आपका सारा खरीद आपसे हो रही है, फिर किस बात का उत्तर प्रदेश में आंदोलन? अगर बिचौलिया होता, अगर यहाँ पर एमएसपी पे सरकार सीधे आपसे ना खरीद रही होती तो आप कह सकते थे। इस दोनों तीनों सीजन्स में अगर आप देखें, जो खरीफ और रबी की फसल आती है, गन्ना 3 अगर इनको मिला लें, आप गन्ने का भुगतान देखिए 1,45,000 करोड़ का, सॉरी 1.5 लाख करोड़ का भुगतान किया गया। इससे पहले किसी सरकार में हुआ था? सीधे किया गया, डीबीटी से किया गया। पर्ची आपके मोबाइल पर सीधे पहुंच रही, बिचौलिया खत्म, सीधे मिल से आपको क्लिक होगा और आप अपनी पर्ची के हिसाब से आप गन्ना ले जाइए। सीधे क्रय केंद्र पर आप अपना अनाज बेचिए, आपका डीबीटी से आपके अकाउंट में ट्रांसफर। तो सारा बिचौलिया खत्म हो गया, जितना प्रॉफिट है वो सब किसान के खाते में जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है, और जैसे मैंने कहा ना, मेरे पिताजी बहुत छोटे किसान हैं, और अब मैं अभी 15 दिन पहले 10-12 दिन हुए होंगे, मैं सीतापुर से लखीमपुर खेतों गया, कहीं कोई मूवमेंट नहीं, सब अपना करें। मैं लोगों से बात करते गया कि आपको कैसा फील हो रहा, तो बोले नहीं भैया सरकार बहुत अच्छा करे, हमें कोई तकलीफ नहीं, हम तो गए नहीं मूवमेंट में। तो जब ये लोग नहीं गए तो वो जो मूवमेंट में थे वो कौन थे? इसका मतलब वो किसान नहीं है, वो तथाकथित किसान नेता हैं, और उनका अपना दूसरा एजेंडा है, उस पर वो काम कर रहे हैं। ये योगी सरकार ने धार्मिक पर्यटन के लिए काफ़ी काम किया है। काशी की बात करिए आप, अयोध्या में भी मंदिर निर्माण हो रहा है। आपको लगता है कि आगे के वर्षों में, आगे 4-5 साल, आने वाले 4-5 साल में इससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, पर्यटन पे काफ़ी फर्क पड़ेगा, काफ़ी फायदा होगा प्रदेश को? बिल्कुल आलोक जी, अगर आप इसका एक माइक्रो स्टडी करें और कराएं, मैं आपको एक उदाहरण दूं। अभी काशी में देव दीपावली हुई थी, तब कोविड प्रोटोकॉल के तहत हुई, लोग कम आए। काशी में करीब 500 होटल हैं छोटे बड़े, एक भी खाली नहीं था। जो स्टीमर माँ गंगा में चलते थे उनकी 1 घंटे की न्यूनतम 1 लाख से लेके 12 लाख तक की थी, अलग अलग वैरायटी में। अगर उसने 3 दिन भी चला लिए, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, उनकी अब आमदनी कितनी हुई? पहले आप पौराणिक काल में चले जाएं तो बड़े बड़े मेले होते थे। मैं अध्ययन कर रहा था इन मेलों का क्या, इनकी आर्थिक और सामाजिक उपादेयता क्या है। तो एक मेले में ऐसा माना जाता है कि करीब करीब जो व्यक्ति 1 वर्ष में कमाता है उसके 300 गुना वो बड़े मेले में उतने समय अवधि में, 1 महीना 10 दिन जो भी होता है, अर्जित कर लेता है। जैसे कुंभ में, यानी 300 गुना अगर आपकी इनकम है ना, कार्तिक पूर्णिमा में, तो आप इतने गुना अगर अर्जित कर ले गए तो मतलब आपने जो 1 साल की आय थी वो 3 साल के लिए आपने आय अर्जित कर ली ना। अगर वो 2 साल का एक्सेस इन्वेस्ट कर देंगे तो आप उससे ही अर्जित करने लगेंगे। तो जितना भी, क्योंकि हमारे यहाँ क्या था, जैसे आप अयोध्या में ले लीजिए, मैं डेटा चेक करा था, अयोध्या में सबसे ज़्यादा पिलग्रिम आता है, लेकिन वो श्रद्धालु होता है, वो धार्मिक पर्यटक नहीं होता है। हमको धार्मिक आध्यात्मिक पर्यटक चाहिए, और धार्मिक आध्यात्मिक पर्यटक के लिए आपको वहाँ पर सैनिटेशन की सुविधाएं देनी होंगी, अच्छी जगह वो ठहर सकें, देखने की अच्छी जगह हो, घूमने की अच्छी जगह हैं, अन्य सारी सुविधाएं हों। आप अयोध्या आज के 5 साल पहले की देख लीजिए, आज की देख लीजिए, और जो नव्य अयोध्या का जो एक प्रोजेक्ट है जिस पर मुख्यमंत्री जी पूरे प्रतिबद्धता के साथ, संकल्प के साथ काम कर रहे हैं,
जिस दिन वो स्वरूप आएगा, क्योंकि अयोध्या को एक पौराणिक स्वरूप देना है, और न केवल अयोध्या को, अयोध्या है, मथुरा है, वृंदावन है, काशी का कॉरिडोर आप देख सकते हैं, विंध्याचल है, तो ये यहाँ पर पिलग्रिम्स आएंगे, फिर हमारे यहाँ पर्यटक जिनको हम कहते हैं धार्मिक पर्यटक, तो उनसे जो आय होगी उससे रोजगार कौन पाएगा? स्थानीय। क्योंकि अगर एक होटल में, मैंने कहा 500 होटल भरे थे, तो वहाँ खाना बनाने वाला भी था, वहाँ अन्य सेवाएं देने वाला था, वहाँ टैक्सी से आपको ले जाने वाला भी था, वहाँ पर साफ सफाई करने वाला भी था, वहाँ पर बैरा भोजन बनाने वाला भी था, वहाँ मैनेजर भी था और मालिक था। कितने लोगों में वो अर्थव्यवस्था डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जाहिर सी बात है, ये हमारी वो बुनियाद है, ये हमारी वो है जो पौराणिकता को, सांस्कृतिक गौरव को प्रतिष्ठित करने के साथ साथ अलग से एक स्पिरिचुअल या कल्चरल इकोनॉमी के सेगमेंट को इनलार्ज करेगी, और वो जैसे जैसे इनलार्ज होगा, ये आपकी अर्थव्यवस्था में एक अतिरेक आय भी होगी और आम लोगों के जीवन में खुशहाली का एक बड़ा सेगमेंट होगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर रहीस सिंह, जो बता रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल के कामकाज के बारे में। कैमरामैन धीरज के साथ आलोक त्रिपाठी, ईटीवी भारत, लखनऊ।